Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my fourth lecture on chapter number 3, that is human reproduction. In earlier classes we already discussed about the basic event occurred in the human reproduction, and we also started the process of gametogenesis. In that gametogenesis process there is two types. First one is spermatogenesis, next one is oogenesis. Spermatogenesis means the formation of mature sperm, whereas oogenesis refers the formation of egg, that is the female gamete. Now today we'll learn in details the process of oogenesis. Okay, so as we know, the oogenesis means the formation of ovum from the egg mother cell, or you can say the oogonia. Oogonia is a egg mother cell. From oogonia meiosis will occur and finally we get the ovum or egg within the ovary. Okay, so the definition of oogenesis is it's the process of formation and the maturation of ovum within the ovaries. Okay, now at the embryonic stage, 25-week-old fetus, millions of oogonia or the egg mother cells are formed within each ovary. एक very important point है जो तुम लोगों को नोट डाउन करके रखना है. देखो, इन केस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग क्या देखा था, जो स्पर्म मदर सेल होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया, वो आफ्टर बर्थ जब वो प्यूबर्टी में एंटर करता है तब से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. मतलब जो नंबर ऑफ स्पर्म मदर सेल है वो लिमिटेड नहीं होता है. पर इन केस ऑफ oogenesis द नंबर ऑफ एग मदर सेल इज लिमिटेड. ठीक है, लिमिटेड मतलब क्या है कि when the age of fetus at 25 weeks old, at that time millions of oogonia or the egg mother cell already produced within each ovary. No more extra oogonia or egg mother cell will further added after the birth. ठीक है, तो after the birth of female child there will be no extra oogonia or egg mother cell within the ovary. The number was fixed, वो नंबर और चेंज नहीं होगा. ठीक है ना. अभी हम लोग देख लेते हैं द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ oogenesis. ठीक है ना. इसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है जिसके थ्रू से बहुत इजीली तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये oogenesis हो कैसे रहा है. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एक फीमेल जार्म सेल लिया. ठीक है ना. फीमेल जार्म सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 2=46. ना वो फीमेल जार्म सेल से क्या बन रहा है, oogonia या एग मदर सेल बन रहा है. ठीक है ना. बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन. ये माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू से वो अपना नंबर को इंक्रीज कर रहा है. सो ये जो नंबर इंक्रीजमेंट हो रहा है ये कब स्टार्ट होगा, जब फोएटस का एज 25 वीक ओल्ड होगा विद इन द मदर्स ओम. ठीक है. सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस 25 वीक ओल्ड फोएटस के अंदर हो रहा है. ठीक है ना. तो जितना बनना है oogonia उतना ऑलरेडी बन जाएगा जब फोएटस का 25 वीक ओल्ड होगा. उसके बाद जब फोएटस मैच्योर होगा, पर्चुरेशन होगा, जब फीमेल चाइल्ड मदर सोम से बाहर आएगा, उसके बाद जब वो एंट्री करेगा प्यूबर्टी में, तब जाके वो ईच एंड इंडिविजुअल oogonia का फर्दर ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट होगा. ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएगा उस स्ट्रक्चर का नाम होगा प्राइमरी oocyte. क्लियर, प्राइमरी oocyte. सो यहाँ पे तो ग्रोथ और एनलार्जमेंट हो रहा है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है. सो द क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज, दैट इज द 46. अब ये प्राइमरी oocyte नाउ अंडरगोज द meiosis 1. सो meiosis में दो सेल डिवीजन होता है, meiosis 1 एंड meiosis 2. सो अब ये प्राइमरी oocyte क्या किया कि meiosis 1 में एंट्री किया. सो meiosis 1 में एंटर करने के साथ साथ
ये 2 सेल बनाएगा, है ना। सो ये 2 सेल क्या बनेगा, एक बनाया ये फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बनाया थोड़ा सा उससे बड़ा लार्जर सेल जिसका नाम हो गया सेकेंडरी oocyte। क्लियर, ये 2 सेल बना आफ्टर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1। सो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी इट विल डिजेनरेट, ये खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रहता क्या है, एक ही रहता है जिसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte now again undergoes the meiosis 2. So as a result of the meiosis 2 we will get again 2 kind of cell. The first one which is smaller one is called the second polar body। क्लियर, जो फिर से डिजेनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या रह जाएगा, जो लार्जर वन रह जाएगा, जो लार्जर सेल रह जाएगा उसका नाम हो जाएगा ओवम। ठीक है, सो ओवम इज द फाइनल स्ट्रक्चर और द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ द oogenesis। सो ये ओवम के अंदर क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर जो था ये क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर रिड्यूस होके 23 हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके कितना हो गया, 23। क्लियर, ये जो पूरा प्रोसेस है ये तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू से हम लोग समझा दिया। अब हम लोग को समझना पड़ेगा एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस था उसके अंदर हम लोग 2 स्टेप देखा था। एक स्टेप का नाम था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और एक स्टेप जो था उसका नाम क्या था, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे oogenesis के केस में ऐसा कोई सब इवेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर एक सिंपल प्रोसेस रन करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग को अच्छे से समझना है। इससे पहले और एक डेटा तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, वो होता है ओनली अबाउट 450 ओवा approximately are produced by the human female over the time of her entire reproductive lifespan। मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के अंदर कोई एक फीमेल ओनली 450 ओवा मैक्सिमम 450 ओवा वो प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम बोथ द ओवरी। ठीक है, दोनों ओवरी से हम लोग को पता है कि हर एक ओवरी पर मंथ एक ही एग रिलीज करता है इन जनरल। ठीक है ना, सो ऐसा कैलकुलेशन करने से नियर अबाउट 450 ओवा होता है जो कि ना एक ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस कर सकता है, फॉर्म कर सकता है ऑन हर फुल एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हम लोग देखने जाएगा वो होगा एक्चुअल प्रोसेस, जहाँ पे देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या लिखा है, oogonia जो कि ना एक मदर सेल होता है। उस oogonia का क्या होता है, ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट होता है। होने के बाद फाइनली इट विल प्रोड्यूस द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बना लिया। नाउ ये प्राइमरी oocyte जो होता है एक फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, वो फॉलिकल का नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। तो क्या हो गया, ये प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ए ग्रैनुलोसा सेल टू फॉर्म द प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल बना लिया। ठीक है ना, सो ये स्ट्रक्चर कैसे होना है, देखो अगर मान लेते हैं हम लोग ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है ना, तो सेल से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा है, ऐसा एक फॉलिकल मान लो है। क्लियर, अब ये फॉलिकल के अंदर क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte। ये मान लो एक प्राइमरी oocyte है। क्लियर, नाउ ये कंडीशन में प्राइमरी oocyte जो कि ना प्राइमरी फॉलिकल के अंदर था, उनमें से मैक्सिमम ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट्स ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। सो बर्थ टू प्यूबर्टी के अंदर मैक्सिमम जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। तो जो रह जाता है, जितना प्राइमरी फॉलिकल रह जाता है वो प्राइमरी फॉलिकल अब किस में जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफर होगा। सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ड्यूरिंग दैट टाइम जो प्राइमरी oocyte था, जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर था, वो प्राइमरी oocyte का क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस 1 सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। सो मियोसिस 1 स्टार्ट होने के तुरंत बाद जब वो प्रोफेज 1 में आएगा ना, तब प्रोफेज 1 में आके सेल डिवीजन अरेस्टेड हो जाता है, बंद हो जाता है। एट द मीन टाइम प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल एंड नेक्स्ट इन टर्शियरी फॉलिकल। सो जब वो टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है तब जाके जो प्रोफेज 1 में मियोसिस 1 जो रुका था वो फिर से कंटिन्यू होता है।
कंटिन्यू भी होता है और साथ साथ में वो कंप्लीट भी होता है। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट भी हो गया। सो जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग के पास दो काइंड ऑफ सेल होगा, एक होगा फास्ट पोलर बॉडी जो कि ना तुरंत डिजेनरेट हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, सेकेंडरी oocyte। क्लियर। तो ये सेकेंडरी oocyte कौन सा फॉलिकल के अंदर है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर है। अब ये स्ट्रक्चर टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जब सेकेंडरी oocyte है तब वो सेकेंडरी oocyte अगेन अंडरगोज इन मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 सेल डिवीजन के अंदर फिर से सेकेंडरी oocyte एंट्री किया, और एंट्री करने के साथ साथ कंप्लीट होगा ऐसा नहीं है। मियोसिस 2 में एंट्री करने के तुरंत बाद जब वो मेटाफेज 2 में आएगा, ये मेटाफेज 2 में जब आ जाएगा तब जाके फिर से वो अरेस्ट हो जाएगा। मेटाफेज 2 में आके फिर से अरेस्ट हो गया। ठीक है, तो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया मतलब अभी भी सेकेंडरी oocyte का फुल रिडक्शन डिवीजन हुआ नहीं है। सेकेंडरी oocyte, जबकि हमको पता है कि सेकेंडरी oocyte के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो n होता है, n नंबर मतलब हैप्लॉइड है। ठीक है ना। सो ये हैप्लॉइड नंबर रिमेन कांस्टेंट है, पर ये सेकेंडरी oocyte का फर्दर सेल डिवीजन और नहीं हो रहा है, वो मेटाफेज 2 में आके रुक गया। ऐसा सिचुएशन में टर्शियरी फॉलिकल जो कि ना यहाँ पे था वो अभी कन्वर्ट होके बन गया ग्राफियन फॉलिकल। सो ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हम लोग को क्या मिल रहा है, सेकेंडरी oocyte मिल रहा है। ठीक है ना, जिसका और एक नाम हमने लिख दिया ओवम। अब जाके क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल है ना, अब ये ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होने के साथ साथ क्या होगा, जो ओवम उसके अंदर था ओवम ओवरी से बाहर आ जाएगा, जिसका नाम होता है ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ग्राफियन फॉलिकल से अंदर से क्या निकल गया, जो सेकेंडरी oocyte था सो कॉल्ड ओवम, वो रिलीज हो गया। सो इसे ही हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। जबकि हम लोग ओव्यूलेशन का डेफिनेशन में ये बोलता है, ओव्यूलेशन मीन्स द रिलीज ऑफ ओवम और एग फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब। पर यहाँ पे जो हम लोग ओवम बोल रहे हैं, पर ये बेसिकली ओवम तो है नहीं है, क्योंकि ओवम अभी तक बना ही नहीं है, क्योंकि वो अभी तक सेकेंडरी oocyte में प्रेजेंट है। पर हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग बार बार सेकेंडरी oocyte को ओवम बोल के डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी इसलिए हम लोग रिलीज ऑफ ओवम लिखा है, ना कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte लिखा है। अब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद जब ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, अगर वो टाइम में अगर कोई स्पर्म से फर्टिलाइज होता है बोलने से, तब जाके उसका जो मेटाफेज 2 में जो रुका हुआ था वो अभी कंटिन्यू होगा। वो कंटिन्यू होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यू होगा। तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एक लार्ज सेल जिसका नाम होगा oocyte, और एक सेकेंड पोलर बॉडी जो कि ना फिर से डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे होता है हम लोगों का oogenesis। फाइनली वी गेट द oocyte। सो oocyte हम लोग को कब मिलेगा, oocyte हम लोग को तभी मिलेगा अगर सेकेंडरी oocyte या सो कॉल्ड ओवम अगर स्पर्म से फर्टिलाइज होगा। तो अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तब तक oocyte नहीं बनेगा, सो कॉल्ड ओवम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, थैंक यू।